हेलो सो वेलकम बैक टू माय चैनल अबूजर व्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और लाइव को एंजॉय कर रहे होंगे। मेरा नाम है अबूजर गिल और आज हम देखने लगे हैं मेजर गौरव आर्या एक्सप्लेन हाउ इमरान खान इज लूजिंग पावर इन पाकिस्तान। कि इमरान खान साहब कैसे अपनी पावर को पाकिस्तान में लूज़ करते जा रहे हैं दिन ब दिन। और ये इससे पहले हमने इसका एक पार्ट देखा था और आज हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। तो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमने आपको बताया था कुछ समय पहले कि जनरल जंजुआ को भेजा गया एज एन एमिसरी ऑफ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। कमर जावेद बाजवा साहब जनरल साहब के एमिसरी बना के उन्होंने जनरल जंजुआ को भेजा कि जाके नवाज शरीफ से बात करिए। और वो बात ये थी कि वो जाके नवाज शरीफ से मिले, और जब वो मिले तो ये बात इमरान खान को पसंद नहीं आई, क्योंकि ऑब्वियसली नवाज शरीफ के साथ इमरान खान ने फ्रॉड करा है। और जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे तो इमरान खान ने ये सब करा ना, ऊपर ये कंटेनर के ऊपर चढ़ के और ब्लैकमेल करा पूरे मुल्क को। रेड जोन इस्लामाबाद के अंदर घुस जाएंगे और ये कर देंगे वो कर, ये सब ड्रामा इमरान खान ने बहुत बड़ा करा। तो अब क्या हुआ कि इमरान खान को पसंद नहीं आ रहा और उसको लग रहा है कि हो सकता है फौज का वो आशीर्वाद उसके साथ अब उतना ना हो। तो क्या हुआ था, एक वाकया हुआ था बड़ा इंटरेस्टिंग। जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, वज़ीर आज़म थे आप लोगों के, तो उस समय यह हुआ था कि जो जनरल ज़हीरुल इस्लाम थे आईएसआई के चीफ, वो प्लान और प्लॉट कर रहे थे नवाज शरीफ का तख्ता पलट। अच्छा, क्या हुआ कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक फ़ाइल बना के दे दी नवाज शरीफ को, और फाइल में ये कह दिया कि साहब ऐसा है कि ये जो भाई हैं आईएसआई के, ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का तख्ता पलटना चाहते हैं। अब वो पूरी फाइल आई तो फटाफट उन्होंने रहील शरीफ साहब को बुलाया, नवाज शरीफ ने, और रहील शरीफ साहब को ये बोला कि भाई रहील शरीफ साहब, जनरल साहब देखें आप क्या कर रहा है आपका आईएसआई चीफ। तो फिर वो रहील शरीफ साहब गए और पूरा मामला सॉर्ट आउट वगैरह करा। यही चीज़ जब गुजरांवाला के जलसे में नवाज शरीफ ने बोली तो इमरान खान ने क्या जवाब दिया, ये दिखाने के लिए कि नवाज शरीफ कितना कमज़ोर है। इमरान खान कहता अगर मैं होता तो मैं निकाल देता, फारिग कर देता 1 मिनट के लिए। अगर मैं होता तो मैं इसको निकाल देता, मैं होता आर्मी चीफ को निकाल देता, मैं होता आईएसआई चीफ को। ये आर्मी चीफ के खिलाफ इतना ज़्यादा हाल फिलहाल में बोल चुका है इमरान खान, क्योंकि अब इसको बुरा लग रहा है। ये एक्चुअली इमरान खान जो है आपका वज़ीर आज़म, ये आर्मी के लिए अब लाइबिलिटी बनता जा रहा है। आर्मी को लगता है कि हमने फालतू का एक सरदर्द मोल लिया इस पागल को प्राइम मिनिस्टर बना के पाकिस्तान का। ही इज़ टोटली क्रेजी। उसकी खुद की एक्स वाइफ कहती है कि बिल्कुल दिमाग से पैदल है इमरान खान, ड्रग एडिक्ट है। तो ये सब हुआ तो अब पाकिस्तानी आर्मी बड़ा इससे एम्बैरेस हो रही है, और ये बार बार पाकिस्तानी आर्मी चीफ को थ्रेटन कर रहा है। आपके आर्मी चीफ को थ्रेटन कर रहा है। अब जाके देखिए इनके, अब देखिए इनके वीडियोस, आपको पता लगेगा किस तरीके से। अगर मैं होता तो मैं ये कर देता, मैं होता। जिस इंस्टीट्यूशन ने, जिस इदारे ने तुम्हें पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाया जबकि तुम्हारी औकात नहीं थी, तुम्हें बनाया नालायक होने के बावजूद, तुम उसी इदारे को, उसी आर्मी चीफ को थ्रेटन कर रहे हो। अब सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। आपको लगता है कि पाकिस्तानी आर्मी टॉलरेट करेगी? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तानी आर्मी इस सहेगी? नहीं। एक लेवल तक पाकिस्तानी आर्मी ज़रूर सब्र रखेगी, एक लेवल तक सब्र रखेगी, उसके बाद ये लोग एक्शन लेंगे। और मैं आज आपको फिर बोल रहा हूँ, इमरान खान जाने वाला है, ज़्यादा दिनों का मेहमान नहीं है। इसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया किस तरीके से इंटेलिजेंस ब्यूरो ने फाइल दिया नवाज शरीफ को, और पता लग गया है कि पाकिस्तान आर्मी का आईएसआई कुछ गेम बजा रहा है पीछे से, अपने ही प्राइम मिनिस्टर का, आप ही के प्राइम मिनिस्टर का कुछ गेम कर रहा है। तो अब आपकी जो 18-20 मुख्तलिफ छोटी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, अब पाकिस्तानी आर्मी ने एक कदम और लिया। उन्होंने क्या करा है कि बोला कि जितने भी आपके खुफिया इदारे हैं, जितनी भी एजेंसीज हैं, वो सब की सब आईएसआई के चीफ को रिपोर्ट करेंगी। यानी कि आईएसआई का चीफ आपके इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ का भी बॉस होगा। ही विल बी दी ओवरऑल वन सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इन पाकिस्तान फॉर ऑल इंटेलिजेंस। अब आप लोग खुश हो गए, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आया कि करा क्यों है। ये करा इसीलिए है कि कल अगर फौज एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को लात मार के कुर्सी से नीचे फेंकना चाहे, तो कोई इंटेलिजेंस ब्यूरो वाला पीठ पीछे से जाके प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट ना दे दे कि साहब आपके खिलाफ साजिश हो रही है।
क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो चीफ है, जो डायरेक्टर है, उसका बॉस तो DGISI होगा, अपने बॉस के खिलाफ तो जाएगा नहीं, वो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के पास जा नहीं सकता। ये आपकी पाकिस्तानी फौज ने गेम कर दिया है सेट। अब इसका पहला बलि किसकी चढ़ेगी, पहले किसका गला कटेगा, किसकी कुर्बानी दी जाएगी, इमरान खान होगा, कौन होगा, ये देखना बाकी है हमें। लेकिन ये गेम और ग्राउंड जो है पूरा सेट हो गया। आप देखिए साहब, दूसरी चीज़, आप लोग बड़े खुश हो रहे थे ना कि मुस्लिम्स फॉर बाइडन चलाया था पाकिस्तान ने बड़ा, और वहाँ पे बड़े कुछ मिलियंस ऑफ डॉलर्स कलेक्ट करे थे पाकिस्तान ने, मुस्लिम्स फॉर बाइडन। अब हुआ ये है कि साहब जो बाइडन ने ये बोला है कि साहब एक वर्ल्ड की जितनी भी डेमोक्रेसीज हैं उन सबको इनवाइट करा जाएगा और एक समिट होगा। तो जो बाइडन जो हैं प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं अमेरिका के, वो उन्होंने समिट बुलाया है, वो समिट बुलाएंगे और सब लोग जाएंगे। डेमोक्रेसी को किस तरीके से मजबूत करा जाए, किस तरीके से जमहूरियत को और तगड़ा करा जाए, मजबूत करा जाए दुनिया में, उसके बारे में समिट होगा। और सुनने में आया है, पुख्ता खबर हमारे पास ये है कि पाकिस्तान का नाम उसमें शुमार नहीं है, पाकिस्तान का नाम उन लिस्ट ऑफ डेमोक्रेसीज में इंक्लूडेड नहीं है। जो बाइडन, मुस्लिम्स फॉर बाइडन, बाइडन भाई हमारी शान, हमारे लिए कुछ करेगा, ये कर दिया बाइडन भाई ने आपका। इसलिए हम बार बार आपको कहते हैं, और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ तो पाकिस्तानियों को ना समझ में नहीं आता, जो आपके कॉलमनिस्ट्स हैं या आपके जो एंकर्स हैं उनको अच्छा नहीं लगता। आपकी पता है फॉरेन पॉलिसी, टोटल फॉरेन पॉलिसी क्या है पाकिस्तान की, टोटल फॉरेन पॉलिसी एक लाइन में बताऊं। आप लोग जाते हैं किसी भी मुल्क के पास और ये कहते हैं कि साहब असी भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान, लाओ पैसा। ये आपकी एक लाइन में पूरी फॉरेन पॉलिसी है। आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं आप जैसे, अरे मैं हिंदू इसलिए हूं क्योंकि मेरे माँ बाप हिंदू हैं, तो मैं उनके घर में पैदा हुआ तो मैं हिंदू हो गया। आप लोगों के माँ बाप मुसलमान हैं, आप मुसलमान बन गए। आप लोग इसको ऐसा बना देते हैं कि वी आर मुस्लिम्स, जैसे पता नहीं कोई दिल्ली जिमखाना की मेंबरशिप मिल गई हो आपको, और आपको बिल्कुल हजम ही ना हो रही हो ये बात कि साला कुछ ये हो क्या गया अचानक। ऐसा नहीं है। आप लोग इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि आपके माँ बाप मुसलमान हैं। अब दो लोगों में निकाह होगा, दोनों मुसलमान हैं, तो बच्चा पैदा होगा चाइनीज थोड़ा ना होगा, तो मुसलमान ही होगा। फिर इसमें आप लोग इतना एक्साइट क्यों हो जाते हैं आप नीडलेसली। और जैसे होता है ना कि जब रिश्तेदारी में लोग मिलते हैं, हमारे यहाँ भी होता है, आपके यहाँ भी होता होगा, रिश्तेदारी में जब लोग मिलते हैं तो अक्सर ये बात होती है कि जो सबसे अमीर रिश्तेदार जो होता है, सब लोग उससे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, उसके पास जाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। तो आप लोगों को भी यही है, जो अमीर मुसलमान मुल्क है उसके पास आप इस्लाम का हवाला देके पहुंच जाते हैं कि पैसा दो, हमें पैसा दो। तो ये सब चीज़ें देखिए ये ज़्यादा चलती नहीं हैं। और ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपका मुल्क जो है, फिर से वही बात बोल रहा हूँ जो 72 साल से पाकिस्तान रेडियो पर कही जा रही है कि आपका मुल्क जो है बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है। अभी हमारे आर्मी चीफ सऊदी अरब और UAE के दौरे पर हैं, तो उन्होंने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में तकरीर भी करी। तो इससे क्या है कि पाकिस्तान में बड़े लोग परेशान हैं। मैं आपका मीडिया देख रहा हूँ, मीडिया में काफ़ी डिस्कशन हो रहा है, क्यों जनरल नरवणे पहुँच गए, इंडियन आर्मी चीफ, क्या हो रहा है क्या। और फिर वही बात, आप लोग ना बकवास से कभी ऊपर नहीं उठ पाते, पता नहीं क्यों। आपके दिमाग वैसे हैं या जेनेटिक पूल में जो कांस्टेंट रिस्ट्रिक्शंस आते हैं उस क्या पता नहीं दिमाग से पैदल हैं। आपका आर्ग्यूमेंट ये है कि वो मुसलमान मुल्क है, इसलिए उसको एक कोट अनकोट हिंदू मुल्क के आर्मी चीफ से नहीं मिलना चाहिए। ये आपका मीडिया बात कर रहा है, ये अकल है आप लोगों की। इसीलिए तो हर जगह जलील होते हैं, इसलिए तो आपके प्राइम मिनिस्टर्स की पैंट उतारी जाती है अमेरिका में, इसीलिए क्योंकि आपका एटीट्यूड ये है। तो लोग भी फिर आपको वैसे ही ट्रीट करते हैं। आप सुनिए, आपके जब जनरल फैज़ गए और आपके जब आर्मी चीफ जो हैं बाजवा साहब वो गए, तब तो उनसे MBS नहीं मिला, मोहम्मद बिन सुल्तान नहीं मिला, ना उनके अब्बा मिले, कोई उनसे मिला नहीं। वो चुपचाप मुंह उल्टा करके वापस आ गए, राइट। अब वहाँ पे रहील शरीफ वहाँ पे आपके बैठे हैं सऊदी अरब में, क्या कर पाए? अरामको के ऊपर लगातार मुसलसल अटैक हो रहे हैं, क्या रोक पाए? नहीं। यमन में जो हो रहा है कुछ कर पाए? नहीं। वो कर क्या रहे हैं वहाँ पे? देखिए यही फ़र्क है। कोई इंडियन आर्मी का जनरल नौकरी करने नहीं जाएगा सऊदी अरेबिया, आर्मी चीफ रिटायर होने के बाद किसी और मुल्क के बाद। अपना एक ग्रेस होती है आर्मी चीफ की। उन्होंने तो नौकरी पकड़ ली वहाँ पे, और नौकरी कौन पकड़ता है? फिर वो नौकर हो जाता है। तो भाई आप लोगों को अगर अरबों की चाकरी ही करनी है और आपको उनकी नौकरी ही करनी है, फिर अरब फिर आपसे वैसे ही बर्ताव करेंगे, वही सलूक करेंगे जो एक नौकर के साथ करा जाता है। एंड इन दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट बिहेवियर इज नॉट प्लेजेंट, इट्स नॉट प्लेजेंट एट ऑल। अब आप देखिए
इंडियन आर्मी चीफ गए तो उनको इंडियन आर्मी चीफ से क्या चाहिए? बेहतर तरबियत चाहिए। वो कह रहे हैं हमें ब्रह्मोस मिसाइल दीजिए आप। यानी कि इंडिया जो है जा रहा है वहाँ पे कुछ करने के लिए। आर्मी चीफ गए हैं, भारत की फॉरेन पॉलिसी है उसके तहत। ये जो पूरे खित्ते में बात हो रही है ना कि इजराइल के साथ जुड़ाव बन रहा है और इंडियन आर्मी चीफ वहाँ पे जा रहे हैं और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में उनको तकरीर के लिए बुलाया गया, और ये सब ये क्या हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि सऊदीज को इजराइल और इंडिया दोनों से कुछ ना कुछ चाहिए। उनको चाहिए, हमें भी उनसे चाहिए। तो एक रिश्ता बन रहा है बराबरी का। आपका रिश्ता सऊदीज के साथ बराबरी का नहीं है। आपका तो वो है कि एक फकीर है और एक मुर्शिद है। ये रिश्ता है आपका सऊदी अरब के साथ। वो गुरु हैं और आप भिखारी हैं। तो आप जाके पैसा मांगते हैं उनसे, वो आपको पैसा देते हैं। तो इसीलिए उनको बुरा लगता है जब आप आंखें दिखाते हैं तो कहते हैं लाओ पैसा वापस। फिर आपको दिक्कत होती है, फिर आप चाइना भागते हैं, चाइना से पैसा मांगते हैं। तो कहने की बात यह है कि जो जनरल नरावने हमारे आर्मी चीफ वहाँ पे गए, वो एक फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए गए, एक रिलेशनशिप बढ़ाने के लिए गए सऊदी अरब से। और ये आगे चलता रहेगा। अभी देखिएगा कि आपके एयरफोर्स के चीफ हमारे हैं, नेवी के चीफ हैं, हमारे दीगर एजेंसीज़ हैं, उनके चीफ जाएंगे और सऊदी अरब में जाएंगे, उनके साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे और दो बराबर के मुल्क आपस में बातचीत करेंगे। आपके जैसे नहीं कि इमरान खान गया वहाँ पे, कटोरा लेके पहुँच गया और कि पैसा दे दो। वरना आप लोग सऊदी को क्या दे सकते हैं? एक बात बताइए, आप बस किसी शेख की गाड़ी चला ली, उसके ड्राइवर बन गए, उनको पाकिस्तान में शिकार करवा दिया। तो ये नहीं करना चाहता कोई भी मुल्क। एक लेवल के बाद क्या होता है कि किसी के साथ अगर आपका भी कोई रिश्तेदार हो, आप सोचिए, अगर वो गरीब हो, एक बार पैसा मांगता है, 2 बार पैसा मांगता है, पर अगर 24 घंटे आपकी चौखट पे वो खड़ा रहता है कुछ ना कुछ मांगने के लिए, और आप जानते हैं कि वो भी चाहे, अगर मेहनत करे, अगर उसकी गैरत जागे तो कुछ कर सकता है, दो पैसे कमा सकता है, लेकिन नहीं, वो 2 पैसे नहीं कमाएगा क्योंकि उसको मांगना आसान लगता है। तो ऐसे रिश्तेदार से आपको भी फिर थोड़ी सी चिढ़ होना शुरू हो जाएगी। आप वैसे ही रिश्तेदार हैं, आपसे चिढ़ गया है सऊदी अरेबिया। ये जो कह रहा है ना कि असी भी मुसलमान थे तुसी मुसलमान, ये जो मुस्लिम वाला कार्ड है, ये एक लेवल तक आप खेल सकते हैं। आप 24 घंटे मुसलमान होने के नाते कि तुम भी नमाज़ पढ़ते हो, हम भी नमाज़ पढ़ते हैं, तुम भी रोज़ा रखते हो, हम भी रोज़ा रखते हैं, लाओ पैसा। हर चीज़ के बाद असी भी मुसलमान थे तुसी मुसलमान, लाओ पैसा। हर चीज़ में लाओ। अब उन्होंने पैसा देना बंद कर दिया आपको। चाइना ने आपका CPEC रोक दिया हर जगह, क्योंकि आपकी हरकतें ऐसी हैं कि लोग चिढ़ चुके हैं आपसे, जिसको कहते हैं ना हिंदी में कि बिल्कुल त्रस्त हो चुके हैं आप लोगों से। तो दोस्तों, आप लोग तो चले थे एक नया इस्लामिक ब्लॉग बनाने के लिए, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। बन गया नया इस्लामिक ब्लॉग। क्यों? तुर्की, मलेशिया, ईरान, पाकिस्तान, एक नया इस्लामिक ब्लॉक जो कश्मीर के लिए लड़ाई क्या हुआ उसका? आया पकड़ में कुछ, है ना? बड़ा सोच रहे थे सऊदी अरब। अरे देखो, सुनो, डोंट बाइट द हैंड दैट फीड्स यू। जो हाथ आपको खाना खिलाता है उसी पे झपट्टा मारते हैं, उसी को दांत लगाते हैं। क्या हुआ? महातीर मोहम्मद फारिग हो गया, ही इज आउट। ईरान कुछ नहीं कर पाया। ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया इजराइल ने, वो कुछ नहीं कर पाया। उसको मार वैसे ही पड़ रही है, सैंक्शंस में दबा हुआ है। और आप क्या सोचते हैं एर्दोगान पैसा देगा? उसके पास खुद नहीं है पैसे भाई। एर्दोगान के पास खुद पैसे नहीं है देने के लिए। तुर्की इतना अमीर मुल्क नहीं है जो पाकिस्तान जैसे अंधे कुएं में पैसा डालता रहे। थोड़ा 1-2 बार उसने हल्का फुल्का दे दिया। पाकिस्तान को पालने वाला तो चीन जैसा मुल्क चाहिए, जो बड़ा हाथी, जो छोटे किसी सियार को पाले। इसमें हाथी चाइना हो गया, सियार आप हो गए, तो सियार को पालने के लिए हाथी चाहिए। अब इशू ये है दोस्तों कि उसने भी CPEC में पैसे डालने बंद कर दिए चाइना। CPEC आपका रुक चुका है। मैं ये नहीं बोल रहा खत्म हो गया, हो सकता है 1-2 साल बाद दोबारा शुरू हो जाए, लेकिन हाल फिलहाल CPEC रुक गया है। कोई आपको मदद फराहम करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको पता लग गया है कि पाकिस्तान से कुछ मिलना नहीं है, पाकिस्तान को सिर्फ देना पड़ेगा। एक घर का जो एक बाप होता है ना, जो परेशान हो जाता है, उसका एक नालायक बेटा होता है जो ड्रग एडिक्ट होता है, शराबी होता है, किसी से तमीज़ से बात नहीं करता, पढ़ाई लिखाई नहीं करता, हर जगह उसकी शिकायतें आती हैं हर जगह से। वो पाकिस्तान उस किस्म का बेटा, उसके सिर्फ ऊपर पैसे लगाने हैं, वापस रिटर्न में कुछ नहीं मिलना। खैर, हमने जो 1-1.5 साल में बताया था वो सारी की सारी चीज़ें सच साबित हुई हैं। और हमारे वीडियोज़ हैं डिफेंसिव ऑफेंस के, आप जाइए देखिए उसको ज़रा, एक बार गौर फरमाइए उन पर, तो आपको एक पता लगेगा कि हमने जो भी बोला है और
वो सच निकला है। और 30 तारीख को जो होने वाला है आपके यहाँ, 30 दिसंबर, कुछ ही दिन बाकी हैं, आप देखिएगा क्या होने वाला है पाकिस्तान में। और ये ज़रूर पता लगाइए कि साहब ये काफिरों को पाकिस्तान से इन्फॉर्मेशन कौन देता है। ये जो बैठे हैं ना दिल्ली में, ये जो डिफेंसिव ऑफेंस के जो काफिर हैं, ये वाजिबुल कत्ल हैं, इनको कौन इन्फॉर्मेशन देता है, कौन पाकिस्तान के बारे में ये छोटी बड़ी बातें ज़रा पता लगाइए। ठीक है, हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का, नीचे लिखिएगा। और अगर हमने झूठ बोला है तो ज़रूर बताइएगा कि मेजर साहब आपने गलत बात बोली है, बात आपकी सही नहीं है, बोलिएगा, मुझे भी सीखने का मौका मिलेगा आपसे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे। जय हिंद, थैंक यू। तो दोस्तों, जैसे हमने पहले एक पार्ट देखा और आज हम इसका दूसरा पार्ट देख रहे हैं। पहले पार्ट में मैंने इसको एक्सप्लेन किया कि कैसे इमरान खान अपनी पावर को लूज़ कर रहा है दिन ब दिन पाकिस्तान में, और आज हमने इसका सेकंड पार्ट देखा है तो इसके बारे में बात करेंगे कि जैसे मेजर साहब ने बताया, एक्सप्लेन किया इमरान खान के बारे में और पाकिस्तान में जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं गई हैं उन सब के बारे में। तो नतीजा एक ही निकलता है कि सब जितने भी लोग आए हैं वो सब करप्ट थे, और आज तक उन्होंने करप्शन की और पाकिस्तान को इस हालात में पहुंचा के अपने अपने घरों में, और कोई पाकिस्तान में और कोई पाकिस्तान से बाहर है। अगर जितने भी पाकिस्तान में सियासतदान आए हैं उनके किसी का बच्चे या जो भी है वो पाकिस्तान में नहीं रहते, ना उनका खाना पीना, वो सब कुछ बाहर है, और ना तो उनका पाकिस्तान के लिए कोई काम है ऐसा कि उनको अप्रिशिएट किया जा सके। और अब जब से इमरान खान आए हैं लोग इनसे भी बहुत तंग है, और दिन ब दिन महंगाई इतनी हो गई है कि खाने पीने वाली अशिया लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। और करप्शन, पाकिस्तान पे कर्जा, ये इतना पाकिस्तान को मतलब कर्जे के अंदर डुबो चुके हैं। तो अब पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज़ है। तो सेकंड पार्ट आपको कैसा लगा और फर्स्ट पार्ट आपको कैसा लगा, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और वीडियोस पर मैं रिएक्शन बनाता रहूं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहां पर मुझे सजेस्टेड वीडियो को सजेस्ट कर सकते हैं जिस पर मैं रिएक्शन ज़रूर बनाऊंगा। तो तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखें।